हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इन सभी कक्षाओं के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये जो एनसीईआरटी होती है इसका अपने आप में कई ज्यादा महत्व होता है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए प्रेफर किया जाता है और जिसके पढ़ने से हमारे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति कहीं ज्यादा विकसित होती है। तो इसी महत्वता को देखते हुए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज का महत्व इन सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले लोगों के लिए तो है ही है, इसके अलावा जो स्कूलिंग कर चुके हैं और वो चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यदि उसमें जरा सा भी अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब के लिए भी ये सीरीज उपयोगी रहने वाली है। क्योंकि हमने इस सीरीज के माध्यम से तब जाकर के विश्लेषण प्रस्तुत किया है जब हमने खुद से इन सभी कक्षाओं की एनसीईआरटी को अध्याय वाइज लाइन बाय लाइन जब खुद से रीड किया है, तब जाकर के आप सबके सामने ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अध्याय 3 के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले हैं। और अध्याय 3 का नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समस्या। और इसके अंतर्गत हम जो भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे वो हम कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं। कक्षा 11 के अध्याय 3 के अंतर्गत उदारीकरण और निजीकरण अर्थात वैश्वीकरण के संदर्भ में जो भी टॉपिक होंगे उन सभी टॉपिकों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से शुरुआत करते हैं कि इस अध्याय के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। किस तरह से जब हमारा देश ब्रिटिश शासनकाल के अधीन था तो उस दौरान किस तरह से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो उनकी नीतियां थी उन नीतियों का मकसद यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा करना नहीं था, यहाँ के लोगों का विकास करना नहीं था। उनका लक्ष्य तो अपने हितों को साधना था, अपने लक्ष्यों को पूरा करना था। तो इस तरह से जिसके चलते यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई। और जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उस दौरान जिस हालात में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी और जिसके चलते यहाँ पे अनेक समस्याएं विद्यमान थी। और आजादी के बाद ये प्रयास किया गया कि किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए और जिसके लिए निरंतर प्रयास किए गए कि ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको हम सामान्य पटरी पर ला सकें, जिसके लिए निरंतर आजादी के बाद प्रयास किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी 1980 के दशक में भारत में आर्थिक संकट आया। हमारा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था 1980 के दशक में। उस दौरान इतनी भयंकर हमारे पास इस तरह की आर्थिक समस्याएं थी जो कहीं ना कहीं एक तरह से विशाल स्वरूप अपना ले चुका था, क्योंकि इस दौरान हमारा जो राजस्व है हमारे सरकार का वो राजस्व आय से अधिक हो गया था। हमारे पास जो हमारे देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था और जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। इस तरह की हमारे देश में समस्याएं आने लगी। जो इस समय का जो आर्थिक संकट था इतना भयानक था जो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को इसने झकझोर दिया और हमारे पास जो विदेशी मुद्रा के भंडार है उसमें भी गिरावट आ गई और एक ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है वो केवल 15 दिनों की जो आवश्यकता है उन आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए बच गई। 15 दिनों के लिए भी मुश्किल से हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बच गया। ये इस तरह की समस्या थी जो कहीं ना कहीं यहां से हमारे सामने एक टर्निंग पॉइंट आता
विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी आने के साथ साथ किस तरह से हमारे देश में कोई भी कंपनी निवेश नहीं करना चाहती थी, कोई भी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में निवेश नहीं करना चाहती, ना कोई कंपनियां ना कोई देश यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, क्योंकि यहां की जो अर्थव्यवस्था है, यहां के लोगों की जो स्थिति है, वो उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई, क्योंकि हम एक आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। ये आर्थिक संकट इतना भयानक था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, और ऐसी स्थिति में हमारा देश विश्व बैंक और आईएमएफ के पास गया और उनसे मदद की गुहार करने लगा। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो किस तरह से वो किसी भी देश के लिए वो ऋण प्रोवाइड करते हैं, तो इसी तरह से हमारा देश भी विश्व बैंक और आईएमएफ के पास गया और वो उस समय जो हमारे देश में जो आर्थिक संकट था, उस आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए मदद की गुहार लगाने लगा। और ऐसी स्थिति में हमें $7 बिलियन का ऋण मिला ताकि हम इस संकट से बाहर निकल सके। लेकिन जब विश्व बैंक और आईएमएफ ने हमारे लिए $7 बिलियन का ऋण दिया, तो ऐसे में इसके साथ साथ विश्व बैंक और आईएमएफ ने एक शर्त भी रख दी और कहा है कि आपको इस शर्त को मानना पड़ेगा। वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि उदारीकरण की नीतियों को अपनाया जाए और निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। जो हम निजी क्षेत्र में अभी तक जो प्रतिबंध लगाते थे, उन प्रतिबंधों को हमें हटाना है और सरकारी क्षेत्र पे जो हस्तक्षेप है, उन हस्तक्षेप को हमें कम करना होगा और मुक्त विदेशी व्यापार को हमें बढ़ावा देना है। जो हम अभी तक किस तरह से घरेलू अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने के लिए जो तमाम प्रकार के जो प्रतिबंध लगाते थे, उन प्रतिबंधों को हमें हटाना था। ये शर्त लगाई थी विश्व बैंक और आईएमएफ ने, तब जाकर के हमें ये $7 बिलियन का ऋण मिलेगा। जिस तरह से हमारे देश में जो निजी क्षेत्रों में जो प्रतिबंध लगाए जाते थे, उन प्रतिबंधों को हटाना था, तब जाकर के हमें ये ऋण मिलेगा, हमें ये मदद मिलेगी। और ऐसे में भारत ने विश्व बैंक और आईएमएफ की जो ये शर्तें थी, इन शर्तों को मान दिया, क्योंकि हमारे पास ऐसे में कोई रास्ता नहीं था इस आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए। तो इस दौरान भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा कर दी। जो ये नई आर्थिक नीति की जो घोषणा की है, ये एलपीजी पर आधारित थी। एलपीजी पर यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पर आधारित थी। किस तरह से इस नई आर्थिक नीति के तहत हमारे देश में एक टर्निंग पॉइंट आया और इसके बाद किस तरह से हमारा देश इस समस्या से बाहर आया, इसको हम बारी बारी से समझेंगे और किस तरह से ये नई आर्थिक नीति जो एलपीजी पर आधारित थी, ये किस तरह से हमारे देश के लिए ये उपयोगी रही और किस तरह से ये जो एलपीजी थी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके तहत किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को एक किस आकार में ढालने का प्रयास किया गया। तो इसको बारी बारी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। उदारीकरण यानी कि सरकार के द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहते हैं। जो सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं। और किस तरह से ये विश्व बैंक और आईएमएफ ने हमारे सामने ये शर्त रखी थी कि हम उदारीकरण की नीतियों को अपनाएं। किस तरह से जो सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन प्रतिबंधों को हटाना है। तो ऐसे में हमारे देश में हमारी देश की सरकार ने क्या किया? 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़ करके बाकी सभी में लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये कौन सी 6 श्रेणियों के उत्पाद थे, उनको भी जान लेते हैं, जिसमें कि अल्कोहल है, सिगरेट है, जोखिम भरे जो रसायन से संबंधित जो उद्योग है वो है, और औद्योगिक विस्फोटक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स है, विमान है, और औषधियां है। तो इस तरह की जो ये 6 उत्पाद है, इन 6 उत्पादों से संबंधित उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था कंपलसरी है, और इसके अलावा इससे हट करके सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
तो इस तरह से उदारीकरण के तहत ये कदम उठाया गया भारत के द्वारा। और उदारीकरण के तहत भारत में जो व्यापार है और विदेशी नीतियां हैं उनमें भी सुधार किया। किस तरह से अब तक हम जो विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार को लेकर के किस तरह से हम प्रतिबंधकारी नीतियां अपनाते थे, किस तरह से अनेक प्रकार के टैक्सों के माध्यम से, जिसमें कि परिशुल्क है, यानी कि टैरिफ है, तो इनके द्वारा हम विदेशी वस्तुओं को प्रतिबंधित करते थे। लेकिन उदारीकरण के बाद हमारे देश में इस व्यापार नीति को भी और सरल बनाया गया, जिसमें कि जो टैरिफ है यानी कि प्रशुल्क है इसको भी समाप्त किया गया। और इसके साथ साथ जो कर प्रणाली है, कर प्रणालियों में भी सुधार किया गया, जिसमें कि जो प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, इनमें कमी की गई। प्रत्यक्ष कर यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं, जिसमें कि आय कर है, संपत्ति कर है, जो इन पर जो कर लगाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो इस तरह से सरकार ने उदारीकरण के बाद ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर है इनमें भी कमी की है। तो इस तरह से ये उदारीकरण है। अब हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से नई आर्थिक नीति के तहत जो निजीकरण है, निजीकरण की ओर हमारा देश किस तरह से बढ़ने लगा। निजीकरण यानी कि किस तरह से जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उद्यम है उन उद्यमों को किस तरह से निजी क्षेत्र की ओर खोला जाए, उन्हें निजी क्षेत्र के संदर्भ में इस तरह से परमिशन दी जाए ताकि उन उद्योगों में, उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र भी प्रवेश कर सके, वो भी उनसे संबंधित उद्योग धंधे स्थापित कर सके। यानी कि उन क्षेत्रों में अब सामान्य लोगों के लिए, निजी क्षेत्रों के लिए अब रास्ते खोल दिए गए, उनके दरवाजे खोल दिए गए हैं। किसी भी सार्वजनिक उद्यम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग करना ही निजीकरण कहलाता है। किस तरह से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री विनिवेश कहलाती है। विनिवेश यानी कि विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का जो कोई भी उद्योग होगा, कोई भी क्षेत्र होगा, उसकी जो स्वामित्व है वो स्वामित्व किस तरह से, उसका स्वामित्व की जो भी शेयर है उसको हम जन सामान्य में बेच देते हैं, लोगों के लिए बेच देते हैं, तो उसे विनिवेश कहते हैं। यानी कि एक सरकारी क्षेत्र है, सरकारी उद्यम है, उस सरकारी उद्यम की कुछ एक भाग को किस तरह से हम प्राइवेट क्षेत्र को बेच देते हैं तो उसे हम विनिवेश कहते हैं। और सरकार के द्वारा जो ये विनिवेश है, विनिवेश का ये लक्ष्य होता है कि किस तरह से उस क्षेत्र में एक वित्तीय अनुशासन को बढ़ाया जाए। जब जब वो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग वो घाटे में चलता है और वो एक सही तरीके से वो संचालित नहीं हो पाता है, तो ऐसे में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सरकार क्या करती है, उस उद्योग का कुछ एक भाग वो निजी क्षेत्र को बेच देती है, जिससे कि वित्तीय अनुशासन बनाया जा सके। और इसके साथ साथ जो आधुनिकीकरण में किस तरह से अनेक प्रकार की जो टेक्नोलॉजियां हैं उनका जो विकास हो रहा है, तो इस तरह से आधुनिकीकरण में सहायता देने के लिए भी ये किया जाता है कि किस तरह से सरकार विनिवेश करती है, जिसका एक मकसद ये होता है कि वित्तीय अनुशासन लाया जाए और आधुनिकीकरण के तहत जो बदलाव है वो बदलाव भी पॉसिबल हो सके। तो इस तरह से नई आर्थिक नीतियों के माध्यम से ये भारत सरकार के द्वारा ये निजीकरण की तरफ पहल की गई। और अब हम इसके बाद ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि वैश्वीकरण, कि किस तरह से वैश्वीकरण के और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो निरंतर बढ़ने लगी। वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं। और किस तरह से वैश्वीकरण यानी कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। किस तरह से विभिन्न देशों के बीच वैश्वीकरण के फलस्वरूप परस्पर संबंध होता है और तीव्र एकीकरण होता है। और किस तरह से वैश्वीकरण के तहत हम अपनी अर्थव्यवस्था को
विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं और इसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। और ये किस तरह से वैश्वीकरण के तहत विश्व को एक बनाने का प्रयास किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं सीमा मुक्त विश्व की रचना की जाती है वैश्वीकरण के तहत। कि किस तरह से हम विश्व के किसी एक कोने से हम विश्व के एक दूसरे छोर पे हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं इस वैश्वीकरण के फलस्वरूप। तो इस तरह से भारत सरकार ने भी वैश्वीकरण के और निरंतर बढ़ने का प्रयास किया है, और जिससे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को सामान्य पटरी पर ला सके। तो इस तरह से ये वैश्वीकरण है। अगर हम ये समझें कि किस तरह से जो ये नई आर्थिक नीति है, नई आर्थिक नीति का किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा और किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को इससे क्या लाभ हुआ, अगर हम संक्षेप में समझे तो इस तरह से जो ये एलपीजी है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके फलस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था में समृद्धि हुई है, समृद्धि दर में सुधार हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था में इंप्रूवमेंट जरूर आया है, लेकिन इसकी बदौलत ये देखा गया है कि कृषि और उद्योगों में उस तरह की समृद्धि दर नहीं आई है, उस तरह की वृद्धि नहीं हुई है, उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसके अनेकों अनेक रीजन हो सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की जो संरचनात्मक व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ के कृषि क्षेत्र, यहाँ के उद्योगों के लिए वो सुटेबल नहीं हो सकी। तो इसके पीछे के अनेक रीजन हो सकते हैं। तो यहां से उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण के फलस्वरूप कृषि और उद्योगों में इस तरह की वृद्धि नहीं दिखाई देती है, लेकिन सेवा क्षेत्र में इस तरह का सुधार देखा गया जो वास्तव में इस अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी बूटी का काम किया है। किस तरह से इस एलपीजी के फलस्वरूप नई जो नीतियां हैं, इन नीतियों के फलस्वरूप यहां में किस तरह से सेवा क्षेत्र में एक बेहताशा वृद्धि दिखाई दी, और सेवा क्षेत्र के बढ़ते योगदान के फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि देखी गई। तो इस तरह से ये जो वैश्वीकरण के फलस्वरूप और निजीकरण और उदारीकरण के फलस्वरूप ये देखा गया कि किस तरह से यहाँ हमारे देश में जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में बेहताशा वृद्धि हुई, और जो कहीं ना कहीं सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के संदर्भ में देखी गई है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से ये देखने का प्रयास किया गया कि किस तरह से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को सामान्य पटरी पर लाने का प्रयास किस तरह से किया गया। तो इस वीडियो के तहत हमने कक्षा 11 के अध्याय 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में डिटेल में समझने का प्रयास किया है, और किस तरह से इसके माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से एक बेहतर और बढ़ने लगी, और किस तरह से हमारे देश में जो आर्थिक संकट आया था उस आर्थिक संकट से किस तरह से हमारा देश इसके फलस्वरूप बाहर निकला है, ये हमने डिटेल में समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।